दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, जय भीम। देश की राजनीतिक गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर हैं। अभी कल एक बिल पास हुआ है लोकसभा में, जिसे लोग सवर्ण आरक्षण बिल कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सवर्ण आरक्षण बिल कह के प्रचारित किया जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो बिल है ये लागू केवल सवर्णों पर ही नहीं होगा, ये लागू होगा मुसलमानों के ऊपर भी, सिखों के, मतलब जो जनरल कैटेगरी में सामान्य रूप से जो पिछड़े थे उनको मिलेगा, मतलब जो सामान्य कैटेगरी में आते थे उनके लिए है। खैर, सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा उन सभी साथियों को जिन्हें इस बिल से लाभ प्राप्त होने जा रहा है। आप सभी इस बिल से लाभान्वित हों, बहुत बहुत साधुवाद। परंतु राजनीतिक गतिविधि है तो इसके बारे में चर्चा करना लाजमी है। मैं इस विषय में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। बड़े गंभीर चर्चा करने के विचार से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले तो ये समझे हम कि आरक्षण है क्या, आरक्षण क्यों दिया गया और आरक्षण किन लोगों के लिए बनाया गया था या दिया गया था। मैंने कुछ एक तथ्य निकाले, कुछ तथ्य लिखे कि जो आरक्षण है, आरक्षण असल में ये जातिगत है वर्तमान में। अच्छा, जातिगत आरक्षण भारत में क्यों है, उसके पीछे लॉजिक क्या है मैं बताना चाहूंगा। एक तो जातिगत दुर्भावना के चलते हुए भारत में रहने वाले एक निश्चित समुदाय को रोजगार के अवसरों से वंचित रखा गया हजारों सालों तक। यह कारण है आरक्षण देने का। दूसरा कारण यह है कि जातिगत दुर्भावना के चलते हुए, जातिगत भेदभाव के चलते हुए भारत में रहने वाले एक बहुत बड़े समुदाय के साथ हजारों सालों तक बेगार करवाया जाता रहा। बेगार मतलब आपने काम करा लिया लेकिन उसके बदले में कोई पैसा नहीं दिया गया, बस आप काम करो और बस काम करो, सेवा करो। हजारों सालों तक ये चलता रहा, ये एक आधार। और जातिगत दुर्भावना के चलते हुए, जातिगत भेदभाव के चलते हुए शिक्षा के अवसरों से, शिक्षा से वंचित रखा गया एक इतने बड़े समुदाय को, इतने बड़े समाज के एक वर्ग को। और जातिगत दुर्भावना के चलते हुए इनके मान, सम्मान, स्वाभिमान को कुचला गया, इन्हें सम्मान से दूर रखा गया। और इस जातिगत दुर्भावना के चलते हुए ही इस समाज के बहुत बड़े तबके को सरकारी नौकरियों से दूर रखा गया, व्यापार करने के दृष्टिकोण से इनको दूर रखा गया। मतलब कुल मिलाकर के इनकी बहन बेटियों के पर अत्याचार होते रहा, बलात्कार होता रहा, इनको मारा जाता रहा, पीटा जाता रहा, कूटा जाता रहा। तो परिणाम ये हुआ, इन सारी चीजों के चलते हुए ये एक बहुत बड़ा वर्ग जो था, इस वर्ग का आर्थिक रूप से पिछड़ जाना निश्चित हो गया, सामाजिक रूप से पिछड़ जाना निश्चित हो गया, धार्मिक रूप से पिछड़ जाना निश्चित हो गया। जब ये वर्ग इतना पिछड़ गया तो ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनके विकास के लिए इस वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में एक व्यवस्था की, जिस व्यवस्था का नाम था आरक्षण, रिजर्वेशन। ये व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करके गए थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज मुख्य धारा से जुड़े हैं लोग, बहुत सारे लोग आगे आए हैं, आर्थिक विकास भी हुआ है, लेकिन फिर भी उस गति से नहीं हुआ जिस गति से होना चाहिए था। खैर, अब ये तो कारण थे कि जातिगत आरक्षण क्यों लागू हुआ,
क्योंकि जब समाज के एक बहुत बड़े तबके के साथ आप अत्याचार करोगे, उन्हें मुख्य धारा में नहीं जोड़ोगे, उन्हें शिक्षा से दूर रखोगे, उन्हें रोजगार से वंचित रखोगे, उन्हें दबा कर रखोगे, तो उनको देना लाजमी था। ये बाबा साहब की जो है हम लोगों के ऊपर कृपा रही कि जो है इस तरह से विकास हो सके। परंतु वक्त बदला, लोग बदले, हालात बदले। आज हालात कुछ ऐसे हैं कि एक तरफ जातिगत आरक्षण की व्यवस्था पहले से भारत में लागू है, लेकिन साथ ही साथ एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जा रहा है। उस व्यवस्था का नाम है आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने ये जो बिल पेश किया है, यकीन जानिए ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है राजनीतिक दृष्टिकोण से, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इस बिल के पेश होने से आप देखेंगे संसद में हर पार्टी, हर राजनीतिक दल इस बिल का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं। इसे कहते हैं राजनीतिक समझ की, या यूं कहो राजनीतिक समझ की भी गहरी समझ और अपने समाज के प्रति प्रतिबद्धता और कटिबद्धता। उन्होंने अपने समाज के लिए ऐसा किया, इट्स गुड फॉर देम। उन्होंने जो किया उनसे लाभ होने जा रहा है उनके समाज के लोगों को, लेकिन साथ ही साथ मतलब ये जो शब्द मैं कह रहा हूं उसका मतलब ये ना निकालें कि मैं इस आरक्षण 10% आरक्षण जो दिया जाने वाला है इसके खिलाफ हूं, ऐसा नहीं है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। खिलाफ मैं विचार रखूंगा अपने लोगों के खिलाफ। वो क्या है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी मुश्किल से हमें ये आरक्षण दिया था और हमारे लोग उस आरक्षण को बचाने में भी नाकाम हो रहे हैं। बल्कि आज स्वयं हमारे ही लोग इस बिल का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। करें, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जब उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में मसला चल रहा था रिजर्वेशन इन प्रमोशन का, तो तत्कालीन हमारी सरकार से यह कहा गया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया जा सकता है, परंतु कुछ एक शर्तें हैं, वो शर्तें पूरी हो जाए तो राज्य सरकार दे सकती है। शर्तें क्या थी? एक तो बैकलॉग पड़ा हुआ हो, दूसरा अभी आर्थिक रूप से पिछड़ापन हो, तीसरा वैकेंसी हो। तो ये हमारी तत्कालीन सरकार को एक डेटा तैयार करना चाहिए था। कुछ IAS PCS की टीम बना करके डेटा तैयार हो तो हाई कोर्ट को दे देते तो बात खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हुआ क्या? उल्टा उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जब वो मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाई कोर्ट ठीक कह रहा है, और जब तक वो आया फैसला तब तक सरकार जा चुकी थी। अब उस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन में जो पदोन्नति में जो आरक्षण था वो खटाई में मिलवा दिया। वो कौन लोग थे? वो हमारे लोग थे। फिर सुप्रीम कोर्ट के उस मतलब रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो था वो तो खत्म हुआ ही हुआ, उससे पहले काम और हो चुका था। हमारा जो आरक्षण था OBC का 27% वाला, उसमें क्रीमी लेयर लगवा दी गई, तब भी हमारे लोग चुप थे। रिजर्वेशन इन प्रमोशन खत्म कर दिया गया, तब भी हमारे लोग चुप थे। फिर इन्होंने हमारा जो मुख्य आरक्षण था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कह दिया कि जो जिस कैटेगरी का है उसे उसी कैटेगरी में आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि 15% SC का आरक्षण और 7.5% का ST का आरक्षण और 27% का OBC का आरक्षण जो है वो कन्फाइन कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया। अब आप उससे बाहर नहीं जा सकते। तो आपका आरक्षण जो है मुख्य आरक्षण निष्प्रभावी किया गया। तब भी आप लोग चुप थे, हमारे लोग सारे चुप थे। संसद में बैठे हुए 131 सांसद चुप थे। आज जब सवर्णों को आरक्षण दिया जा रहा है तो सभी समर्थन कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप राजनीति किसके पक्ष में कर रहे हो? केवल 15% सवर्णों के लिए या 85% बहुजनों के लिए? मेरी समझ से बाहर हो रही है बात, और मैं मजबूर हूं कहने के लिए
और पहले मैं बता दूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं वर्तमान में, और ना ही मुझे ये उम्मीद करके मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मुझे नेता बनना है या मुझे तुम्हारी वोट चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नेता हूं ही नहीं। मैं तो सच बोलूंगा, और किसी को अगर बुरा लगता हो तो लगे ना बुरा, मैं अपनी बात कहे बगैर नहीं रहूंगा। मुझे अपनी बात कहनी है, मैं जरूर कहूंगा अपनी बात। 10% आरक्षण के सपोर्ट में आप सब खड़े हो जाते हो। जब तुम्हारा क्रीमी लेयर लागू हुआ ओबीसी के आरक्षण में, तब तुम चुप बैठे थे। जब तुम्हारा रिजर्वेशन इन प्रमोशन खत्म हुआ, तब तुम चुप बैठे थे। जब तुम्हारा मुख्य आरक्षण को लगभग समाप्त कर दिया गया, निष्प्रभावी कर दिया गया, तब भी तुम चुप बैठे थे। और अब तुम जो है समर्थन का, संसद में भी समर्थन कर रहे हो, सड़कों पर भी समर्थन कर रहे हो। क्या मतलब है यार इस बात का? क्या मतलब है? कुल मिला के आप लोग हमें बेवकूफ बना रहे हो, आप हमें पागल बना रहे हो। समाज ने जो जिम्मेदारी आपको दी है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह आप करने में असमर्थ हैं। समझ गए? असमर्थ हैं आप उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, 10% का आरक्षण दे करके, ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं, इन्होंने भारत में आर्थिक आधार पर आरक्षण की नींव रख दी है। अब आप तैयार हो जाइएगा कि भविष्य में आपका जातिगत आरक्षण समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। और मजे की बात यह है, हमारे लोग अब तो खूब टीवी पर आकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हाँ जी, आरक्षण आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए। मूर्ख हैं वो लोग, बेवकूफ हैं वो लोग। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे राजनीतिज्ञों का मैं विरोध करता हूं, जो केवल और केवल अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को सुरक्षित करने के लिए समाज को दांव पर रख रहे हैं। बाबा साहब के द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार को, उसका उपहास करने में लगे हुए हैं। मैं ऐसी विचारधारा के पक्ष में कतई नहीं। समझते हैं हम भी क्या चल रहा है, किस दिशा में समाज की राजनीति अपना कदम बढ़ा रही है। आप देखो ना, नरेंद्र मोदी ने ये स्ट्रोक खेल के कितनी जबरदस्त काम किया। उसने अपने समाज के लोग, जो अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस जीत करके आई है, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा तबका सवर्णों का धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ जा रहा था। लेकिन इन 2 दिनों में ही सवर्णों का लगाव फिर से हो गया बीजेपी की तरफ। प्लस इसी बिल के माध्यम से वो मुसलमानों को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं, सिखों को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो मास्टर स्ट्रोक है। और फिर अभी 3 महीने बाद चुनाव होने वाले, और अभी क्यों? अभी क्यों? जब 4.5 साल पहले जब सरकार शुरू हुई, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये बिल पेश किया जा सकता था, लेकिन ये बिल इन्होंने पेश नहीं किया। अभी पेश किया क्योंकि इसके राजनीतिक मायने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक समझ है इन्हें, बड़ी जबरदस्त राजनीति कर रहे हैं। और हमारे लोग क्या कर रहे हैं? मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं जो खामेखा खुश होते हुए घूम रहे हैं कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है, मतलब अपने नेताओं की पीठ थपथपा रहे हैं। जो बहुजन समाज के नेता अपने आप को कह रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि जो है हमारा आरक्षण अब और बढ़ना चाहिए, SC ST का आरक्षण और बढ़ा। कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? पहले तो आरक्षण ही कन्फाइन कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया, तब कहां सो रहे थे? तब तो तुम सड़कों पे उतर के नहीं आए, तब तो आप लोगों ने आंदोलन नहीं किया। तो ये दोगली राजनीति ये जो समाज के राजनीतिज्ञ करेंगे, तो यकीन जानिए सबसे पहला विरोध सतीश बौद्ध करेगा। ये बर्दाश्त नहीं हो, क्योंकि मैं समाज के साथ था, समाज के साथ हूं और समाज के साथ ही रहूंगा हमेशा। राजनीतिक पिपाशा जिसके दिल में हो, वो दब के बात करेगा, वो आंखें नीची करके बात करेगा, वो कोशिश करेगा कि किसी तरह का कुछ वोट और मिल जाए। सॉरी, आई कैन नॉट डू इट, नॉट एट ऑल। Finally, let me be very honest with you and let me share and let me be frank with you. The kind of political scenario is taking place in the society of Mool Nivasi people is being ridiculous, because the leadership
those people are holding for this society are not taking us in the right direction. These people allowed to be destroyed. Reservation in promotion, the main reservation, and the creamy layer in OBC reservation. When these reservations were being destroyed by Manuvadi people, our leadership were keeping mum. They did not speak, not even a single word. Not on the road, not on the media, not in Sansad. So, my humble suggestion to you all, my dear friends, please awake, 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 which is really very important for you people. So, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी ने दोबारा मौका दिया तो फिर से आऊँगा, फिर से अपने विचार रखूँगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय हिंद।